सरकार के विरुद्ध वादों में स्पेशलिटी क्या है, इस पर बात हो रही थी। तो आपने देखा था कि इंस्टीट्यूट करने का जो तरीका है सरकार के विरुद्ध वाद, वही स्पेशल है और इसलिए उसे स्पेशल सूट इस कैटेगरी में रखा है। विदाउट नोटिस वहां सूट इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामान्य सिविल वाद उसे इंस्टीट्यूट करने के लिए सूट जो नोटिस है इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप देना चाहो दे दो। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि स्टैट्यूटरी ड्यूटी होती है कि आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आप पट्टेदार से पट्टाकर्ता के तौर पर पट्टा समाप्त करने के बाद अपनी भूमि खाली कराना चाहते हो तो पट्टा समाप्त करने के लिए नोटिस जरूरी है, लेकिन सूट लाने के लिए नोटिस जरूरी हो ये नहीं है। आपने नोटिस काहे के लिए दिया है? पट्टे को समाप्त करने के लिए। सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए नोटिस नहीं दिया। पट्टा समाप्त हो गया, उसके बाद वो नहीं खाली कर रहे तो आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो विदाउट एनी नोटिस। लेकिन यहां सरकार के विरुद्ध वाद में आपको सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए नोटिस देना है। तो यहां जो नोटिस संबंधी आवश्यकता है वो सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए है, जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखेंगे तो वहां नोटिस पट्टा समाप्त करने के लिए है, सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए नहीं है। और वहां यह भी कहा कि पट्टा अगर वर्षानुवर्षी था तो पट्टा समाप्त करने के लिए आपको 6 महीने का नोटिस ये देना है, और पट्टा अगर मासानुमासी है, ठीक है, मंथ टू मंथ ये चलना है तो आपको 15 डेज का नोटिस ये देना है। लेकिन यहां बिल्कुल तय है 2 मंथ नोटिस, 2 महीने का नोटिस। किसको देना, किस तरह देना और प्रिंट में उसका उल्लेख ये भी आप करेंगे। ये सारी चीजें सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने को स्पेशल बनाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि सामान्य तौर पर पक्षकारों को सुई उपसंजाति यानी पर्सनल अपीयरेंस, हमने कहा था आपसे आप कहीं हो सकते हैं लेकिन किसी को आपकी उपस्थिति का ज्ञान न हो, यह भी संभव है। और जब कोई आपकी उपस्थिति का संज्ञान लेता है, यानी कोई इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि आप अमुक जगह उपस्थित हो, यह हम जानते हैं, तब आपकी उपस्थिति उपसंजाति बन जाती है। ठीक है, फिर क्या कहा जाएगा कि उसने आपको उपसंजात किया, या आप फला जगह उपसंजात हुए, या फला जगह आप अपीयर हुए। ठीक है ना। तो अपीयरेंस ये एक शब्द है अंग्रेजी का जो विभिन्न भाव स्थितियों में यूज होता है। तो जब ये सूट में यूज होता है, ये कानून की दुनिया में यूज होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी उपस्थिति प्राधिकारी की जानकारी में ला दी, अथॉरिटी की जानकारी में ला दी, तो आपको न्यायालय में उपसंजात होना है, क्योंकि न्यायालय तो ओपन है, ओपन कोर्ट, वहां अनेक लोग आएंगे। तो आपको बुलाया गया है अमुक दिनांक पर और अमुक दिनांक को आप आ गए, ये न्यायालय को कैसे पता लगेगा? तो न्यायालय को पता लगना चाहिए ना कि आप उपस्थित हो। अच्छा, आप वैसे भी वहां उपस्थित हो सकते हो, आपको मुकदमे की कोई सूचना नहीं, आप अपने मित्र के साथ उसकी तारीख पे घूमने गए हो, तो आप उपस्थित हो लेकिन उपसंजात नहीं हुए मुकदमे में। वहां मुकदमे में उपसंजाति का एक निश्चित तरीका यह बताया गया है। आपको पत्रावली पर हस्ताक्षर करने होंगे, वो इस बात का प्रमाण होगा, और जैसे आप हस्ताक्षर करोगे वैसे ही ऐसे मान लिया जाएगा मानो वहां आपने ये शब्द लिख दिए कि हम उपसंजात हुए।
न्यायालय कहता है कि अगर पार्टी अपियर हो गई तो वकालतनामा क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जरूरी नहीं है कि आप वकील के माध्यम से ही अपियर हो, लेकिन नॉर्मली लोग होते ही वैसे, तो जैसे होते हैं वही आदत बन जाती है। दूसरे की भी संबंधित भाव स्थिति में बोलने के संबंध में, तो जो नॉर्मल तरीका है उसमें पक्षकार उपसंजात होंगे पर्सनली, लेकिन जो सरकार के विरुद्ध वाद है वहां नॉर्मल रूल यह रहेगा कि पक्षकारों को सुई उपसंजात यानी पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिली रहेगी। नॉर्मल तरीका यह होगा, क्योंकि सरकार के जो अधिकारी हैं वो अगर न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वो अपना काम छोड़कर ही आएंगे, और उनका जो काम है वो पब्लिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मूल्यवान है। आप पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को वहां बुलाकर बैठा लो तो 20 लोग अपनी अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास जा रहे हैं, तो उन सबको तो लौटना ही पड़ेगा क्योंकि आप बुलाकर बैठा लिए। और हमने कई बार आपसे कहा, हालांकि हम तो आईएएस आदि के संदर्भ में गालियां बकते हैं, वो नहीं, बेसिकली क्या है, आदमी बदतमीज है, बेसिकली आदमी ही नीच है, और आदमी ही हर जगह होगा। भाई हर जगह कौन होगा? आदमी ही, या आदमी तो बैठा होगा, और आदमी बेसिकली नीच है। हमें ये बता दीजिए, आप नहीं जानते कि चोरी नहीं करनी चाहिए, आप नहीं जानते किसी की संपत्ति नहीं हड़पनी चाहिए, आपको नहीं मालूम कि किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कानून बनाना पड़ रहा है। आपको सब मालूम है, फिर भी बनाना पड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि आप नीच हो, आप बिना डंडे के मान ही नहीं सकते। आपको मालूम है चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन करेंगे। जब कोई डंडा लेकर खड़ा होगा तो भी कोशिश ये करेंगे कि इसे पता ना लगे और चोरी कर लें। यही तो हो रहा है समाज में। भाई जिन जिनके खिलाफ चोरी की एफआईआर नहीं है वो चोर नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। चोर तो वो भी हैं, बस ये अलग बात है कि उनकी चोरी अब तक पकड़ी नहीं गई। तो ठीक तो कोई भी नहीं, ठीक है, तो ठीक ढूंढ पाना इसमें मुश्किल ही है। तो बेसिकली तो आदमी नीच है, और आदमी ही हर जगह बैठा होगा। जज भी आदमी होगा, डीएम भी आदमी होगा, जनता भी आदमी होगा, ठीक है, सब कुछ आदमी ही होगा। इसलिए मौका लगेगा तो ये नीच, मौका लगेगा तो वो नीच, मौका लगेगा तो वो नीच, और यही आपको दिखाई पड़ता है समाज में। जिसका मौका लग गया उसी ने अपनी नीचता का प्रदर्शन कर दिया, ठीक है, जिसका भी मौका लगेगा। और इसीलिए जो साधु संत होते हैं वो शायद जंगलों में चले जाते हैं, पर्वतों में चले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि किससे मिले, किससे बात करें, सभी तो नीच, मौका मिलते ही नीचता का प्रदर्शन। तो एसपी साहब उनसे मिलने जाओगे, उनके ऑफिस में तो वो नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस समय वो सुप्रीम है। हमने आपसे कहा कि स्टेट के 3 अंग हैं और तीनों अपनी स्थान पर सुप्रीम हैं। कार्यपालिकीय काम है तो कार्यपालिका सुप्रीम, कानून बनना है तो विधायिका सुप्रीम, एडजुडिकेशन होना है तो न्यायपालिका सुप्रीम। जज साहब को भी रपट लिखानी है तो जाना एसपी साहब के पास पड़ेगा। तो जज साहब की गाड़ी चोरी हो गई, रपट लिखाने जाएंगे तो एसपी साहब बाहर बैठा देंगे कि बैठो, आधे घंटे बाद आ रहे हैं, क्योंकि वो भी नीच। और फिर जज साहब का मौका लगेगा तो एसपी साहब जब आएंगे तो वो कहेंगे इधर आधे घंटे बैठो, क्योंकि वो भी नीच। इसीलिए ये कहा गया कि आदमी नहीं, कानून का शासन चलेगा। अच्छा, फिर कानून कहां तक बना दोगे? हर स्थिति के लिए तो कानून होगा नहीं, और फिर कानून हो भी तो उसे इंप्लीमेंट करने वाला आदमी जैसा होगा, व्याख्या वैसी हो जाएगी। राहुल गांधी भी संविधान बचा रहे और नरेंद्र मोदी भी संविधान बचा रहे, और सही स्थिति क्या है हम लोग जान रहे कि संविधान बचाने की कोई जरूरत ही नहीं, वो अपने आप बचा हुआ है, ठीक है, उसे संशोधित या समाप्त किया ही नहीं जा सकता, लेकिन बचा रहे, हो रहा है।
दोनों लोग बचा रहे हैं, ठीक है। तो स्थिति क्या है कि बेसिकली आदमी नीच है, इसलिए कानून में सारे प्रावधान करने पड़ेंगे। आप सरकार पर मुकदमा ले आएंगे, जज साहब की रिपोर्ट नहीं लिखी थी, वो कहेंगे आप फंसा मौका खूब, अब जरा डीएम साहब को तलब करते हो, यही बैठा लेंगे 2 घंटे। तो डीएम साहब ने तुम्हें 2 घंटे बैठाला था, अब तुम 2 घंटे बैठा लोगे तो परेशान कौन होगा? जनता। तो जनता भी कोई बहुत सीधी नहीं है, लेकिन यहां पर जनता का हित प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आदमी कहीं सीधा नहीं है, बेसिकली आदमी नीच है। मुख्य समस्या यह है कि आदमी नीच है और आदमी ही हर जगह है। इसी बात को अनुभव किया था रोमन विधि शास्त्रियों ने, तभी उन्होंने कहा था कि कानून का स्वरूप सर्वव्यापी होता है, क्योंकि जैसा आदमी नीच यहां है ऐसे ही अमेरिका में है, ऐसे इंग्लैंड में है, ऐसे सब जगह है। इसलिए जैसा कानून यहां होगा वैसे इंग्लैंड में होगा, वैसे अमेरिका में होगा, ठीक है। फिर लोकल आवश्यकताएं भी होती, तो वो एक अलग किस्सा है कि कानून यूनिवर्सल भी होता है और कानून स्थान का भी होता है, दोनों तरीके के होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कानून में विभिन्न प्रोविजन इसीलिए करने पड़ते हैं। तो सामान्य स्थिति यह है कि पक्षकारों को पर्सनल अटेंडेंस या उनकी पर्सनल अपीयरेंस उनके मामलों में होगी, लेकिन सरकार के विरुद्ध मामलों में सेक्शन 81 कह रहा है गिरफ्तारी और सुई उपसंजाति से छूट, यानी पर्सनली उन्हें अपीयर ये नहीं होना पड़ेगा, और ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जैसे निर्णय पूर्व गिरफ्तारी हम लोगों ने देखी थी आदेश 38 नियम 1 में, नियम 1 में तो नहीं, नियम 1 में तो शोकाज था, नियम 2 में गिरफ्तार हो किया जाता था, ठीक है। निर्णय पूर्व गिरफ्तारी ये नहीं होगी सरकार के विरुद्ध मामलों में, क्योंकि जिसे आपने पक्षकार बनाया है उसे उसकी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं बनाया। राम प्रसाद भी है और जिले के डीएम भी हैं, तो आपने उन्हें जिले के डीएम के कारण पार्टी बना दिया था। राम प्रसाद ने अपने आप कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम नहीं किया, मीनिंग देयर भाई वादी को कोई शिकायत राम प्रसाद नाम के व्यक्ति से नहीं है। वादी को जो भी शिकायत है वो डीएम शाहजहांपुर से है। ये अलग बात है कि इस समय राम प्रसाद डीएम शाहजहांपुर है, ठीक है। तो सरकार के विरुद्ध जो वाद होते हैं, तो चूंकि वादी की कोई शिकायत उस सरकारी अधिकारी से होती ही नहीं, जो सरकारी अधिकारी सरकार का पक्ष रखने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया है आदेश 27 की व्यवस्थाओं के अनुसार। आदेश 27 देखेंगे हम लोग, वहां आएगा कि सरकार अपने किसी अधिकारी को जो कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है उसे न्यायालय में पर्सनली अपीयर होने के लिए भेज सकती है। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है वादी की शिकायत। और अगर सरकार मुकदमा लाई है तो सरकार को तो नोटिस देने की कोई जरूरत ही नहीं है। सरकार के विरुद्ध मामला है तब नोटिस देने की जरूरत है। तो सरकार अगर मुकदमा लाई है तो भी सरकार वादी है, तो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार आदि करने, अच्छा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं भाई। उससे ज्यादा से ज्यादा सरकार किसी प्राइवेट व्यक्ति पर मुकदमा लाई होगी या प्राइवेट संस्था पर लाई होगी, तो उस प्राइवेट संस्था के द्वारा ज्यादा ज्यादा उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वो जवाब नहीं देंगे, सूट निरस्त हो जाएगा। यही तो होगा। सरकार अगर नहीं आएगी, यानी सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति नहीं आएगा, उनका सूट डिसमिशन डिफॉल्ट हो जाएगा आदेश 9 की व्यवस्थाओं के मुताबिक, ठीक है ना। गैरहाजिर है, गैरहाजिरी कारण वाद निरस्त। सरकार के विरुद्ध वाद है तब पर्सनल अपीयरेंस और गिरफ्तारी से उन्हें छूट रहेगी। सेक्शन 81 के मुताबिक कहता है ऐसे किसी भी कार्य के लिए जो लोक अधिकारी द्वारा उसकी पदी हैसियत में किया गया तात्पर्य। लोक अधिकारी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई काम किया है तो सेक्शन 81 से उसे कोई राहत नहीं मिलेगी। राम प्रसाद जो कि डीएम है, उन्होंने अपने पड़ोसी की भैंस खोल ली,
कोई मुकदमा अगर राम प्रसाद डीएम साहब के खिलाफ आया है तो उन्हें सेक्शन 81 का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उनका पर्सनल एक्ट है। लेकिन लोक अधिकारी की पदी हैसियत में उनका कहना यह कि हमने आपकी संपत्ति कुर्क करते हुए आपकी भैंस खोल ली। भैंस खोली है, लेकिन डिग्री की कुर्की में खोली है, कोई और चीज थी। आरसी कटी हुई थी आपकी, बिजली ने जब बिल नहीं जमा किया, इसलिए हमने आपकी भैंस खोली, कुर्क किया है हमने। अब हो सकता न किया हो, तो इसी का तो फैसला होना है कि किया या नहीं किया। तो भैंस का खोलना यहां पदी हैसियत में किया गया कार्य यह लगता है, तो यहां नोटिस की जरूरत हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है पदी हैसियत में किया गया तात्पर्य है उसके विरुद्ध संसिद्ध किए गए बाद में डिग्री के निष्पादन में से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा। डिग्री में गिरफ्तार किए जाने से अन्यथा, हमने भी यही कहा। हमने कहा ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, निर्णय पूर्व आदेश 38 की व्यवस्थाओं के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हमने निर्णय के बाद की बात नहीं की थी। डिग्री के निष्पादन में उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि डिग्री के निष्पादन में आपके को अपनी जेब से तो कुछ देना नहीं। आप क्यों नहीं दे रहे भाई? जिससे रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हो गया, हालांकि रोडवेज की बस से एक्सीडेंट होगा तो कहां जाएगा मामला? ट्रिब्यूनल में जाएगा, क्योंकि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल उसका गठन अलग से कर दिया गया है, और वो केवल मोटर दुर्घटनाओं से, केवल मोटर दुर्घटनाओं से, अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं से नहीं। ठीक है, कोई आकाशीय बिजली गिरने से मर गया, यह भी दुर्घटना है। कोई ट्रेन से कट गया, यह भी दुर्घटना है। और कोई मोटर से दुर्घटना हो ग्रस्त होकर मर गया, यह भी दुर्घटना है। तो मोटर दुर्घटना, केवल मोटर दुर्घटना, अगर इससे कोई मरा है और उसका कहना ही है, उसका मीनिंग देर भाई उसके उत्तराधिकारियों का, कि जो मोटर दुर्घटना हुई वो मोटर यान के चालक की लापरवाही से हुई, नेग्लिजेंस से हुई या उतावलेपन से हुई, तो फिर क्या होगा? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में याचिका प्रस्तुत करके प्रतिकर की वसूली की जा सकती। तो यहां बहुत एप्रोप्रिएट उदाहरण वो नहीं है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हो गया है तो मोटरयान, डिग्री हो गई। डिग्री तो हालांकि नहीं होती वहां, ट्रिब्यूनल का आदेश होता है। डिग्री क्या है? न्यायालय का न्याय निर्णयन है। वो क्या है? ट्रिब्यूनल, इसलिए वो डिग्री तो नहीं होता। लेकिन न्याय निर्णयन हो गया, आपको आदेशित किया गया कि आपका ड्राइवर लापरवाही से चला रहा था, इसलिए 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए आप मृतक के उत्तराधिकारियों को दीजिए। आप दे नहीं रहे, आपकी जेब से तो जाना नहीं, फिर आप क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, तो फिर दोनों बातें हो सकती है। रोडवेज की संपत्ति ये भी कुर्क हो सकती है, और साथ ही साथ रोडवेज के कामकाज के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की गिरफ्तारी ये भी हो सकती है, क्योंकि उनका आदेश भी डिग्री के भांति ही निष्पादित किया जाता है। ठीक है ना, तो दोनों काम हो जाएंगे। तो डिग्री के निष्पादन से अन्यथा, हालांकि डिग्री के निष्पादन भी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध एक निश्चित समय सीमा तक, शायद 3 माह है, अगले आगे में आ जाएगा कि 3 महीने से पहले डिग्री का निष्पादन भी उनके खिलाफ नहीं कराया जा सकता, और वो समय सीमा भी इसीलिए रखी गई क्योंकि सरकारी अधिकारियों को कुछ भी पेमेंट करने से पहले बहुत लोगों की अनुमति लेनी पड़ती है। भाई वो सब कुछ खुद नहीं कर सकते, उन्हें उच्चाधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन अक्सर अनुभव यह है कि वे अनुभव के नाम पर लोगों को तंग करते हैं। अनुभव यही है, मांगे तो 2 मिनट में मिल जाएगी,
तीसरा मिनट ही नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोगों की तनख्वाह है 2-2, 3-3 महीने पे आती है, 3-3 महीने आती नहीं। और चूंकि वित्त मंत्री तो यहीं के हैं, तो उनको पूछो तो वो कहते हैं कि यहां तो डिमांड ही नहीं गई है, यहां तो मांगा ही नहीं। अब मांगना इनका काम है, ये मांगेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं मांगेंगे कि कोई जरूरतमंद जाएगा और कहेगा भैया तनख्वाह तो दो, तो एक 200 रुपए लाओ तब भेजें डिमांड। अब 200 रुपए इन्होंने लिए तब डिमांड भेजी। ये इतना नीच है। और यही नहीं, फिर ये इसका मतलब ये नहीं कि यही नीच है ना, आदमी नीच है, आदमी नीच है। इस समय इनका मौका लगा तो ये नीचता का प्रदर्शन कर रहे हैं, और तुम अदालत में आ जाओगे तो वो जो अभी 200 रुपए देकर बिल बनवा रहे हैं वो नीचता का प्रदर्शन करेंगे, वो कहीं गवाही नहीं कराएंगे, 200 रुपए लाओ। ठीक है, तो आदमी नीच है, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में कोई धारणा बनाने की जरूरत नहीं, सब ऐसे ही है। तो डिग्री अगर हो गई तो भी सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध एकदम से एग्जीक्यूट नहीं होती, उसके लिए भी समय सीमा दी है, आगे आएगी। और वो समय सीमा इसीलिए क्योंकि सरकारी अधिकारियों को बहुत लोगों से परमिशन आदि लेनी पड़ती है। तो डिग्री से अन्यथा यानी ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट वे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे। हां, डिग्री हो गई उनके खिलाफ और वो समय सीमा भी बीत गई, जितनी समय सीमा के भीतर उनके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट नहीं कराई जाती है तब डिग्री के एग्जीक्यूशन में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन डिग्री के निष्पादन से अन्यथा ना तो वे गिरफ्तार किए जाएंगे और ना उनकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति है। ठीक है, डिग्री के निष्पादन में भी कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन होगी, ना तो डिग्री के निष्पादन में और ना ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट, क्योंकि निर्णय पूर्व गिरफ्तारी और निर्णय पूर्व कुर्की दोनों हो सकती हैं आधे चलते, और डिग्री के निष्पादन में तो हो ही सकता है। तो चूंकि डिग्री सरकार के विरुद्ध है तो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको डिग्री के निष्पादन में भी कुर्क नहीं किया जाएगा। हां, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है डिग्री के निष्पादन में। कहता है डिग्री के निष्पादन से अन्यथा न तो गिरफ्तार किए जाने का दायित्व प्रतिवादी पर और न कुर्क किए जाने का दायित्व उसकी संपत्ति पर होगा, तथा जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी लोक सेवा का अपाय किए बिना अपने कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं हो सकता, वहां वह उसे सुई उपसंजाति से छूट दे देगा। मैंडेटरी है। ठीक है, जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि लोक सेवा का अपाय किए बिना, यानी लोक सेवा को नुकसान पहुंचाए बिना, हां, अगर लोक सेवा को नुकसान पहुंचाए बिना वो न्यायालय में उपस्थित हो सकता है तो सुई उपसंजाति से छूट नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी मीनिंग देयर बाय ये नहीं मिलेगी। सामान्य नियम ये होगा कि नहीं मिलेगी, कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी तो दे भी देंगे। लेकिन अगर स्थिति यह एक लोक सेवक या लोक अधिकारी बिना लोक सेवा का अपाय किए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, जो कि नॉर्मली होगी ही, ठीक है, 95% मामलों में तो होगी, क्योंकि सरकारी कार्यालय में भले ही एक्सेस स्टाफ हो लेकिन वो ये स्वीकार तो कभी नहीं करेंगे कि एक्सेस स्टाफ है, क्योंकि एक्सेस होते ही पद खत्म हो जाएंगे, तो ये मानेंगे तो कभी नहीं। तो लोक सेवा का अपाय किए बिना न्यायालय में उपस्थित हो ही नहीं सकते, सामान्य स्थिति यही रहेगी। तो न्यायालय क्या करेगा, सुई उपसंजाति से छूट दे देगा, क्योंकि पता है ना ये भी अपनी नीचता का प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं कि आज खूब मौका मिला, अब लाओ इन्हें तलब करेंगे पर्सनली। ऐसा नहीं ये हम कह रहे हैं, खाली माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वयं ये कहना पड़ा है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट सरकारी अधिकारियों को तब तक तलब नहीं करेंगे जब तक बहुत जरूरी ना हो पर्सनली, और अगर करेंगे भी तो उनकी ड्रेस पर, उनकी गाड़ियों पर, ठीक है, और उनके व्यक्तित्व पर कोई टिप्पणी एडवर्स नहीं करेंगे अनावश्यक, क्योंकि करते हैं, ठीक है, करते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। बोले आज जेएसपी तलब और उसे दलील कर रहे हैं खड़ा करके, ठीक है, कि बड़े गाड़ी से आए हैं आप, बड़ी अच्छी ड्रेस पहने, जलील कर रहे हैं आदमी।
उन्होंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो भी कम ताकत में तो है नहीं भाई, वो भी कोई कम ताकत में हो ऐसा तो है नहीं। फिर उन चीफ मिनिस्टर वगैरह सबने बात की, रिट फाइल हुई, तो सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश देने पड़े नीचे। और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे वो भी वैसे ही है जैसे आदमी है, ठीक है। तो अगर कानून ना हो तो सब वैसे ही, ठीक है, ये स्थिति रहती है। तो कहना है लोक सेवक आप आय किए बिना अगर उपस्थिति नहीं हो सकती तो सुई उपसंजाति से छूट दे देगा। आगे कहता है डिग्री का निष्पादन सरकार के विरुद्ध, वाद तो यहीं तक है, लेकिन डिग्री का निष्पादन ये और देखने सरकार के विरुद्ध, तो कहता है जहां सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध या ऐसे कार्य की बाबत जिसके बारे में ये तात्पर्य है कि ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदी हैसियत में किया गया है, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद में यथा स्थिति भारत संघ या किसी राज्य या लोक अधिकारी के विरुद्ध डिग्री पारित की जाती है, वहां ऐसी डिग्री उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। 83 में एक स्पेशल प्रिविलेज ये दे रहे हैं कि अगर सरकार के विरुद्ध या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध उसकी पदी हैसियत में किए गए काम के बाबत कोई डिग्री पारित की जाती है लोक अधिकारी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध, तो उसे उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित किया जाए। और हमने कहा था कि लेजिस्लेचर जब ही शब्द का प्रयोग कर तो फिर मामला एक्सक्लूसिव हो जाता है और फिर दूसरा कोई तरीका एडॉप्ट हो नहीं सकता। और यह भी कचहरी में कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तुम्हारी कोई नहीं मानेगा, ठीक है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें सिर्फ परिवाद आएगा, सिर्फ परिवाद आएगा। कई बार पुलिस उसमें लिख लेती है मुकदमा, और एक आध बार एक आध से हमने कहा तो पुलिस और वकील साहब लोग, क्योंकि वकील साहब लोगों की एक विशेष मान्यता होती है कि पुलिस जो कह रही, पुलिस के बड़े अधिकारी है वो एकदम कानून के बारे में ठीक है, क्योंकि उन्हें कानून खुद मालूम ही नहीं होता। और उनकी यह भी मान्यता होती है जज साहब जो कह रहे हैं वो तो कतई कानून की जीवंत किताब ही कह रही है, उसमें तो कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं। तो पुलिस के बड़े अधिकारी ये कह रहे थे अरे इसमें क्या है, इसमें तो मुकदमा भी लिख जाएगा, और सारे वकील उन्हें सपोर्ट कर। तो हमारा कहना यह था कि इसमें आप देखें तो सीआरपीसी ये कह रही कि परिवाद ही आएगा, और जो परिवाद ही आएगा उसका शब्द का प्रयोग कर लिया, इसका मतलब एफआईआर हो ही नहीं सकती। और अगर आप कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, और ये अंततः हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से क्वेश हो जाएगा, लेकिन वहां मानने कोई तैयार नहीं होता, ठीक है। तो यहां एक्सक्लूसिवली उन्होंने कहा है कि उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित की जाएगी। इसका मतलब देयर विल बी नो वे for the execution of that degree which has been passed by the court against the public officer, for that act which has been done by that public officer, ठीक है, in his official capacity। या अगर कोई डिग्री सरकार के खिलाफ हुई है तो उसका भी एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही होगा, अन्यथा नहीं। तो उपधारा 2 क्या कहती है देखें, कहता है कि ऐसी डिग्री की तारीख से संगणित 3 मास की अवधि तक, यहां से पूछा जाता है को 79 से लेकर और आपका ये जो 87B तक आएगा, यहां तक खूब पूछा जाता है। ऐसी डिग्री की तारीख से संगणित 3 मास की अवधि तक उस डिग्री के तुष्ट न होने पर ही किसी ऐसी डिग्री के निष्पादन का आदेश निकाला जाएगा। अगर डिग्री हो गई, ठीक है, डिग्री हो गई, इन शब्दों का अर्थ क्या है, लोअर कोर्ट से डिग्री हो गई, अपील फाइल हो गई, तो डिग्री अभी हो नहीं गई है, ठीक है, अभी तो डिग्री को चुनौती मिली हुई है। डिग्री हो गई मीनिंग देयर बाय अब देयर इज नो ऑप्शन, डिग्रीदार डिग्री का अधिकारी हो गया, और जो निर्णित नहीं है जिसके खिलाफ डिग्री है उसे निर्णित निर्णय या जजमेंट डेप्टर, इन शब्दों के नाम इन शब्दों से जानते हैं, उसके पास कोई विधिक विकल्प अब शेष नहीं बचा है।
डिग्री हो गई, इन शब्दों का अर्थ यह है। तो डिग्री अगर पारित हो गई तो नॉर्मल जो सिचुएशन है उसमें डिपेंडेंट, तो सॉरी, उसमें डिग्री होल्डर जो डिग्रीदार है वो अगले ही दिन, यानी डिग्री जिस दिन हुई उसके अगले दिन ही एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए आवेदन अंतर्गत आदेश 21, ठीक है, प्रस्तुत कर सकता है। और आदेश 21 में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक उस डिग्री का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। लेकिन अगर सरकार के विरुद्ध डिग्री है तो कहता है चूंकि उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही वो निष्पादित होगी। और उपधारा 2 में सबसे पहले उन्होंने लिख दिया कि 3 मास की अवधि तक डिग्री तुष्ट न होने पर ही आप लाएंगे एग्जीक्यूशन, अदरवाइज नहीं। मीनिंग देयर बाय डिग्री होल्डर इज कंपल्ड बाय लॉ, ठीक है, उसे प्रतिषिद्ध किया गया है, उसे रोका गया है कि 3 महीने तक वह एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन नहीं देगा। ही मस्ट वेट, ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री विच हैज बीन पास अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हो सकता है 3 मास की अवधि में गवर्नमेंट स्वयं उस डिग्री का निष्पादन कर दे, और उम्मीद यही की जाती है कि 3 महीने में वो अपने आप कर देंगे, ठीक है। आगे कहता है उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंध किसी आदेश या पंचायत के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे डिग्री के संबंध में लागू होते हैं, यदि वह आदेश या पंचायत भारत संघ या किसी राज्य के या यथापूर्वक किसी कार्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध चाहे न्यायालय द्वारा या चाहे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो तथा इस संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने की योग्य हो, मानो वह डिग्री। इसीलिए हमने कहा था कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वो भी ऐसे एग्जीक्यूट होता है मानो डिग्री हो, क्योंकि यहां लिखा है, उन्होंने कह दिया कि उपधारा 1 क्या कहती थी, डिग्री अगर सरकार के खिलाफ है, डिग्री अगर लोक अधिकारी के खिलाफ है तो वो उपधारा 2 के उपबंधों के अनुसार ही निष्पादित होगी, अन्यथा नहीं। और उपधारा 2 के उपबंध सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, 3 महीने के तक आप इंतजार करेंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि कोई मामला हो, और मामला अगर ऐसा है कि उसमें सरकार के विरुद्ध आदेश दिया गया है, डिग्री नहीं पारित हुई, सरकार के विरुद्ध आदेश दिया है किसी अधिकारी ने, तो भी 3 महीने तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंध वहां भी लागू होंगे। कह रहा है उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंध किसी आदेश या पंचायत को आर्बिट्रेटर जब मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, अखबारों में खूब आता है कि साहब जो है फला मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मध्यस्थ की नियुक्ति कर दी जाए, तो मध्यस्थ दोनों पक्षों की बात सुनकर और अपना निर्णय देता है। चूंकि वो मध्यस्थ है, न्यायालय नहीं, इसलिए वो जो कुछ देता है उसे निर्णय नहीं कह सकते, उसे क्या एक विशेष नाम मिलता है, वो नाम क्या है, पंचायत, ठीक है, उसका पंचायत होता है, ठीक है। तो यह पंचायत के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो डिग्री के संबंध, जैसे वो डिग्री के संबंध में लागू होते हैं, यदि वह आदेश या पंचायत भारत संघ या किसी राज्य के या यथापूर्वक किसी कार्य के बारे में किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध चाहे न्यायालय द्वारा या चाहे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, यानी वो आदेश भले ही न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिया गया, तो भी वो उपबंध जो दिए हैं उपधारा 1 और उपधारा 2 में वो लागू होंगे। और इसके अलावा इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन, यानी इस संहिता सीपीसी के अंतर्गत या कोई अन्य विधि भी है उसके उपबंधों के अधीन ऐसे निष्पादित किए जाने की योग्य हो, मानो वह डिग्री। यानी किसी अन्य विधि में कोई आदेश दिया गया है जिसका प्रभाव ये है कि उसे डिग्री के समान एग्जीक्यूट किया जाए। बहुत सारी विधियां होती हैं, वहां लिखा होता है कि इस विधि के अधीन जो आदेश दिया जाएगा उसका निष्पादन ऐसे कराया जाएगा मानो वह डिग्री है। तो अगर किसी विधि में ऐसा भी लिखा है
कि इस अधिनियम के अधीन जो आदेश दिया जाएगा उसके बारे में माना यह जाएगा कि वो डिग्री है, तो उस आदेश को भी जिसको डिग्री की मान्यता स्वयं विधि ने दे दी और सीपीसी के अंतर्गत कोई आदेश पारित हुआ या कोई डिग्री पारित हुई, तब तो बात ही अलग है, तब तो है ही है। तो उसका भी निष्पादन सरकार के विरुद्ध उपधारा 1 और उपधारा 2 की व्यवस्थाओं के मुताबिक ही किया जाएगा। तो आप देखते हैं सरकार के विरुद्ध जो मुकदमा आप इंस्टीट्यूट करते हैं उसके इंस्टीट्यूशन का तरीका वो डिफरेंट है। और साथ ही साथ अगर सरकार के विरुद्ध डिग्री भी हो गई तो डिग्री के निष्पादन का तरीका भी डिफरेंट है। और ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पक्षकारों की उपसंजाति के संबंध में जो नियम है सरकार के विरुद्ध वाद होने की दशा में वे भी बदले हुए हैं। इसलिए सरकार के विरुद्ध वाद को स्पेशल सूट इस श्रेणी में रखा जाता है। आदेश 27 बताने से पूर्व हमें लगता है ये 84 से 87B तक खत्म कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये भी एक विशेष प्रकार के वाद हैं, ठीक है ना, 84 से 87 तक। और इनकी जो विशेषता है वो सिर्फ इसमें है कि ये सरकार की परमिशन से ही संस्थित होंगे, अन्यथा नहीं। 84 से 87B तक जिन मुकदमों का वर्णन हो रहा है इन्हें भी स्पेशल सूट कहते हैं। इनकी प्रक्रिया यानी इंस्टीट्यूशन सूट का, इनके विरुद्ध डिग्री का नहीं, सॉरी, इनके विरुद्ध केवल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हाँ केवल इतना ही, इनके विरुद्ध सूट इंस्टीट्यूट किया जाना है केवल वो सरकार की परमिशन से होना है। बाकी सारी प्रक्रिया डिग्री का निष्पादन छोड़कर बाकी प्रक्रिया सामान्य सूट की तरह ही चलती है। इसलिए इनके लिए कोई आदेश 27 जैसा आदेश तो नहीं बनाया गया, क्योंकि सरकार के विरुद्ध वादों की दशा में तो प्रक्रिया भी डिफरेंट है, ठीक है ना। इसलिए आदेश 27 अलग से बनाया गया है। लेकिन 84 से लेकर 87B तक जिन सूट्स का वर्णन हुआ है वे वाद संचालन के दृष्टिकोण से सामान्य सिविल वादों जैसे ही है। इसलिए उनके संचालन के लिए आदेश 1 से लेकर के, ठीक है, आदेश 1 से लेकर के और सारे आदेश बने हुए, अलग से उनके लिए कोई आदेश बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन हां, डिग्री के निष्पादन के दृष्टिकोण से 84 से 87B तक जो सूट वर्णित हैं वे भी सरकारी अधिकारियों के और सरकार के विरुद्ध जो डिग्री होती है उसी के समान है, अर्थात वहां भी और यहां भी दोनों जगह 3 महीने से पहले डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं होगा। शेष भिन्नता कोई नहीं है अन्य वादों से, सिर्फ एक को छोड़कर कि ये भी सरकार की परमिशन से ही फाइल होंगे। और 84 से लेकर 87B तक जिन वादों का वर्णन किया गया वे भी पब्लिक पॉलिसी, इसी के आधार पर सरकार की अनुमति से संस्थित किए जाने योग्य माने गए। क्योंकि 84 से 87B जब हम लोग देखेंगे तो यहां क्या है, यहां वाद लाने का तरीका बताया गया विदेशी शासकों के विरुद्ध, विदेशी लोक अधिकारियों के विरुद्ध, राजदूतों के विरुद्ध, विदेशी मित्रों के विरुद्ध। विदेशी मित्रों के विरुद्ध मीनिंग दैट भाई जो हमारे मित्र राष्ट्र उनके नागरिकों के विरुद्ध, ये जो अन्य देशी शत्रु हैं और उनके नागरिक अगर यहां रह रहे हैं और केंद्र सरकार ने उन्हें अनुमति दे दी है तो उनके द्वारा या उनके विरुद्ध मुकदमा कैसे आएगा इसका वर्णन 84 से लेकर 87B तक मिलेगा। और अगर वहां नॉर्मल मुकदमा लाने की अनुमति दे दी जाएगी तो फिर हीगल की बात कहनी पड़ेगी
कि चूंकि आदमी नीच है इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके 5 रुपए का लाभ होना चाहिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे देश के संबंध किसी से खराब हो जाएंगे या खराब नहीं होंगे। एक लंबा इतिहास है। जयचंद अंबी, ठीक है, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को इस देश पर आक्रमण करने के लिए बुलाया है, एक लंबा इतिहास है। और खाली वो जयचंद अंबी की बात नहीं है, आदमी नीच है, तुम्हारे साथ स्थिति आएगी तुम भी वही करोगे, ठीक है। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि हम अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन पर मुकदमा न करें, इससे हमारे अमेरिका से संबंध बिगड़ जाएंगे, या इससे हमारे फला देश से संबंध बिगड़ जाएंगे, इंग्लैंड से संबंध बिगड़ जाएंगे और उससे देश को नुकसान होगा, कोई नहीं सोचेगा। उनके 5 रुपए का लाभ होना चाहिए, वो तुरंत सूचित कर देंगे। और अल्टीमेटली सारी चीजों से सरकार को निपटना पड़ता है, सब चीजों से। जैसे काकरोच कहा किसने, सीजीआई ने कहा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा, हम बिल्कुल सहमत हैं कि सब ऐसे ही लोग, बिल्कुल सही कहा। कहा तो उन्होंने ही, निपटना किससे पड़ रहा है, सरकार को, हर चीज से सरकार को निपटना है। इसलिए ये बात रखी गई कि अगर विदेशी शासकों के विरुद्ध आप मुकदमा लाना चाहते हैं, ठीक है, तो सरकार की अनुमति जरूरी है। सरकार अगर अनुमति देगी तभी आएगा। अव्वल तो आप विदेशी शासकों के विरुद्ध, विदेशी अधिकारियों के विरुद्ध, विदेशी राजदूतों के विरुद्ध, दूतावास के कर्मचारियों के विरुद्ध, हमारे मित्र राष्ट्र के नागरिकों के विरुद्ध ऐसे मुकदमा ला ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये, कुछ निश्चित विषय हैं, कुछ निश्चित, उन्हीं पर आप मुकदमा लाएंगे। उनके खिलाफ सारे विषयों पर मुकदमा नहीं आ सकता, सारे विषयों पर नहीं आएगा। उनके खिलाफ कुछ निश्चित विषयों पर भारतीय सिविल न्यायालयों में मुकदमा आएगा। अगर उन निश्चित विषयों को छोड़कर उनके विरुद्ध मुकदमा लाना है तो उन्हीं के देश में जाइए, उनके देश में जाइए, वहां जो उनकी अदालतें उन्हीं में मुकदमा करिए। हाँ, उन निश्चित विषयों पर अगर मुकदमा आना है तो हमारे यहां भी, हमारे सिविल कोर्ट में भी आ जाएगा। लेकिन उन निश्चित विषयों पर भी अगर मुकदमा आपको लाना है तो सरकार की परमिशन चाहिए, उन निश्चित विषयों पर भी। क्योंकि तुम नो डाउट उन निश्चित विषयों पर ही मुकदमा लाने की बात कर रहे हो, ये सही है, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि उन निश्चित विषयों पर भी मुकदमा लाने का कोई वाद कारण तुम्हें उपलब्ध हुआ ही नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, ठीक है। आप कहते हो कि अमुक आदमी ने हमारे मकान पर कब्जा कर रखा है, किया ही नहीं है, किया ही नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुकदमे की आड़ में उसे तंग करना चाहते हो ताकि वो अपना मकान आपको औने पौने बेच दे, ये कर रहे हो, ठीक है। तो उन निश्चित विषयों पर भी मुकदमा लाने के लिए आपको केंद्र सरकार की अनुमति चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि उन निश्चित विषयों पर भी आप एक बोनाफाइड लिटिगेशन ये फाइल करना चाहते हो। उन निश्चित विषयों पर भी ये हो सकता है कि आप बिल्कुल तंग करना चाहते हो, और जब तंग करोगे तो विदेशियों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, और जब खराब होंगे तो व्यापार पर असर पड़ेगा, और जब व्यापार पर असर पड़ेगा तो यहां की चीजें वहां नहीं जाएंगी, वहां की चीजें यहां नहीं आएंगी, फिर तुम रोगे कि जो तो चीजें आई नहीं रही, वो तो चीज तो बहुत महंगी हो गई। और उस स्थिति से निपटे कौन, सरकार। इसलिए पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है कि आप विदेशी शासकों के विरुद्ध अगर सिविल सूट पेंडिंग करेंगे, वो सिविल सूट लाएंगे तो निश्चित विषयों पर, और निश्चित विषयों पर भी केंद्र सरकार की अनुमति है, ठीक है। तो निश्चित विषय कौन से हैं जरा देखें। 84 सबसे पहले उसने कहा अन्य देशियों द्वारा और विदेशी शासकों, राजदूतों और दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद, ठीक है। ये मुकदमा लाना चाहते हैं या इनके खिलाफ मुकदमा आना चाहता है, ठीक है।
तब स्थिति क्या बनेगी। सबसे पहले 83 देखें, कहता अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे, और इस पर तो खूब ही पूछा जाता है। कहता अन्य देशीय शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में वास कर, अन्य देशीय शत्रु हम किसे मानते हैं, जिनसे मीनिंग देर बाय जिन देशों से हमारा घोषित युद्ध चल रहा है, घोषित युद्ध होना चाहिए। जब तक घोषित युद्ध नहीं है तब तक हम उन देशों को अन्य देशी शत्रु ये नहीं मानेंगे। उन देशों को नहीं मानेंगे तो देश होता क्या है, ठीक है। अंततः उस देश के जो नागरिक हैं वही उस देश का निर्माण करते हैं, या यूं कहें उस देश के जो नागरिक होते हैं वे भी देश का निर्माण करते हैं। भाई भूखंड होना चाहिए, नागरिक होने चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, तब किसी देश का निर्माण होता है। कुछ लोग कहते हैं संप्रभुता न भी हो तो भी देश का निर्माण हो जाएगा, बात उनकी भी ठीक है, क्योंकि जब गुलाम होता है तो देश तो होता ही है, संप्रभुता भले ही ना हो। लेकिन नागरिक सब स्वीकार करते हैं। तो जिस देश से हमारा घोषित युद्ध चल रहा है उस देश के नागरिक हमारे यहां विदेशी शत्रु माने जाएंगे या अन्य देशीय शत्रु माने जाएंगे। भले ही उन नागरिकों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना वो नागरिक हमसे लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका देश हमसे लड़ रहा है, घोषित हमारी लड़ाई है उनसे, इसलिए उनके नागरिकों को भी हम अन्य देशी शत्रु मानेंगे। और चूंकि सिविलवाद के संबंध में आते हैं, संपत्ति के संबंध में, ठीक है, यह पद के संबंध में। भाई सिविलवाद कारण सेक्शन 9 परिभाषित कर रहा है धन संबंधी या पद संबंधी, दो ही तो सिविलवाद कारण है। तो वो हमारे यहां मुकदमा लाकर अपने धन संबंधी या पद संबंधी विवादों को क्यों सुलझा लें जब तुम्हारा देश हमसे लड़ रहा है, ठीक है। तो अन्य देशीय शत्रु कहता है जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास करते। अगर कोई अन्य देशी शत्रु है, यानी जिससे हमारा देश घोषित युद्ध की स्थिति में है, उस देश का नागरिक यदि केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से, अगर विदाउट परमिशन केंद्र सरकार की भारत में निवास कर रहा है, तो कोई सिविल सूट ना लाएगा, ना उसके खिलाफ कोई सिविल सूट आएगा। हां, केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से यहां रह रहा है तो उसके खिलाफ सिविल सूट आ भी जाएगा और वो भी सिविल सूट ले आएगा अनुज्ञा से। और केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा, इसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, वीजा दिया जाना। केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा वीजा का दिया जाना। कहता केंद्रीय सरकार, अन्य देशी शत्रु जो केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे हैं, और अन्य देशी मित्र जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके नागरिक हमारे यहां अगर निवास कर रहे हैं केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से, और अन्य देशी मित्र किसी भी ऐसे न्यायालय में नहीं, इसमें अन्य देशी मित्रों के साथ केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा नहीं लिखा है। अन्य देशी मित्र अगर भारत में और अन्य देशी शत्रु अगर भारत सरकार की अनुज्ञा से भारत में निवास कर रहे हैं तो वो ऐसे न्यायालय में जो वाद का विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है। इस प्रकार वाद ला सकेंगे मानो वे भारत के नागरिक हो, किंतु अन्य देशी शत्रु जो ऐसी अनुज्ञा के बिना भारत में निवास कर रहे हैं या जो विदेश में निवास कर रहे हैं, ऐसे किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाएंगे। उसने बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि अन्य देशी मित्र अगर हमारे यहां रह रहा है या अन्य देशी शत्रु केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा से हमारे यहां रह रहे हैं तो मुकदमा ऐसे ला सकेंगे जैसे भारत के नागरिक लाते हैं। तो जैसे भारत के नागरिक लाते हैं, यानी आदेश 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो सारी चीजें लागू हो जाएंगी। और बिल्कुल वैसे ही वो सिविल सूट लाएंगे तो कैसे, धारा 26 आदेश 4 नियम 1, प्रतिवादी आहूत होगा कैसे, आपका 27, 28, 29 और प्लस आदेश 5। अपनी प्लीडिंग कैसे करेंगे, आदेश 6, और अगर वादी है तो 7, अगर प्रतिवादी तो आदेश 6 और 8। पक्षकारों की
उपसंजाति के और अनुप संजाति के क्या परिणाम होंगे? आदेश 9। ठीक है, आपका प्राइमरी जो इंक्वायरी वगैरह आदेश 10, क्वेश्चन एयर, एडमिशन 11-12 सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसे मुकदमा लाएंगे मानो वे भारत के नागरिक हैं। लेकिन अन्य देशी शत्रुओं के बारे में उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार की अनुज्ञा के बिना भारत में रहना है या विदेश में भी रहना है, क्योंकि आज तो अमेरिका में बैठकर यहां भारत में व्यापार ये संभव है, भारत में अमेरिका में बैठकर भारत में व्यापार संभव है। तो उस व्यापार के संबंध में जो भारत में हुआ सिविल सूट भारत के न्यायालयों में ही आएगा। तो अन्य देशी शत्रु चाहे विदेश में रह रहे हो और चाहे केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा के बिना भारत में रह रहे हो, मुकदमा नहीं लाएंगे, केंद्रीय सरकार की अनुज्ञा चाहिए। ठीक है, जब वो अनुज्ञा देंगे तभी आप मुकदमा ला सकेंगे, क्योंकि अन्यदेशी शत्रु का मामला है। ठीक है, कहता है स्पष्टीकरण, ऐसे हर व्यक्ति के बारे में जो ऐसे विदेश में निवास कर रहा है जिसकी सरकार भारत से युद्ध स्थिति में है और जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के बिना उस देश में कारोबार कर रहा है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा कि वह ऐसा अन्य देशी शत्रु है जो विदेश में निवास कर रहा है। ठीक है, या तो उस व्यापार के लिए ही जो व्यापार विदेश में रहने वाले अन्य देशी शत्रु ने भारत में किया, उस व्यापार के लिए केंद्रीय सरकार ने ही अनुज्ञा दी हो। ठीक है, तब उस व्यापार के संबंध में यहां मुकदमा आ जाएगा। और अगर भारत में ही रह रहे तो भारत सरकार की अनुज्ञा होनी चाहिए। और विदेशी शत्रु किसे मानेंगे? जिससे भारत सरकार युद्ध की स्थिति में है। ये उन्होंने स्पष्टीकरण में बता दिया। तो ये आपका अन्य देशीय कब वाद ला सकेंगे? अन्य देशी शत्रु और अन्य देशीय मित्र। अब 84 कहता है विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे? कब वाद ला सकेंगे? इसका मतलब सदैव नहीं ला सकेंगे भाई। जब उसने कहा विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे, इसका मतलब यह है कि सदैव नहीं ला सकेंगे। There is some special occasion, there is some special circumstance in which they can institute the suit, और उसके लिए भी स्पेशल प्रोसीजर। वो भी ऐसे नहीं है कि उठो और ले आओ, नहीं। क्या बताता है? कहता है कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में, सक्षम न्यायालय कौन सा समझा जाता? वो सेक्शन 9 यानी विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता, धनीय अधिकारिता और स्थानीय अधिकारिता, जब तीनों अधिकारिताएं किसी न्यायालय में किसी वाद कारण के संबंध में होती हैं तो यह कहा जाता है कि उस वाद कारण के संबंध में वो न्यायालय जिसमें ये तीनों अधिकारिताएं निवास कर रही हैं एक सक्षम सिविल न्यायालय है और उसी में आपको मुकदमा लाना है। ठीक है, तो कहता है कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा, परंतु ये तो कह दिया उसने सिंपल साधारण भाषा में, बिल्कुल सामान्य भाषा में कह दिया कि कोई भी विदेशी राज्य किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में वाद ला सकेगा, इसमें कोई बात नहीं। अब परंतु लगाकर जो उसने बात कही है वही ये तय कर देती है कि सामान्य स्थितियों में सभी प्रकार के सिविल वाद कारणों पर भारत के न्यायालयों में विदेशी राज्य वाद नहीं लाएंगे। परंतु के बाद क्या लिखा उसने? परंतु यह तब, इसका मतलब पिछली बात तब लागू होगी जबकि परंतु के बाद जो लिखा है वो लागू हो रहा हो। कहता परंतु यह तब जबकि बात का उद्देश्य ऐसे राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में किसी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। अब बस ये लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन, यही वो शब्द हैं जो इतना तंग करते हैं, समझ में ही नहीं आते। हमें तो नहीं आए और उम्मीद हम यही करते हैं कि हम आपसे अधिक बुद्धिमान भले ही ना हो लेकिन आपसे ज्यादा बेवकूफ कम से कम नहीं।
तो जब हमें नहीं आए तो इस लेवल पर जब एलएलबी में हमें भी नहीं आता था, तो एलएलबी में आपको भी नहीं आते होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, कहता है पहली बात, विदेशी राज्य का शासक या विदेशी राज्य का लोक अधिकारी यही मुकदमा ला सकता है, बाकी कोई नहीं। ठीक है, बाकी कोई नहीं 84 के अंतर्गत। अदरवाइज विदेशी, ठीक है, या तो शत्रु होगा या विदेशी मित्र होगा, तो वो मामला 83 से शासित होगा। 84 केवल और केवल, ठीक है, 84 केवल विदेशी शासक या विदेशी लोक अधिकारी, उसकी बात करिए। लोक अधिकारी निश्चित रूप से विदेश का नागरिक भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर विदेशी लोक अधिकारी तो वो 83 के मुताबिक मुकदमा लाए, यदि उसके द्वारा जो मुकदमा लाया जा रहा है वो मुकदमा जिस वाद कारण पर आधारित है, उस वाद कारण का उसकी लोक हैसियत से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी लोक हैसियत से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, जैसे हमारे यहां रामप्रसाद डीएम है, तो रामप्रसाद अलग व्यक्ति के रूप में अलग हैसियत धारित करते हैं और डीएम के रूप में अलग हैसियत धारित करते हैं। ठीक है, रामप्रसाद व्यक्तिगत रूप से किसी की भैंस थोड़ी खोल सकते हैं, लेकिन रामप्रसाद डीएम की हैसियत में आरसी के अनुपालन में किसी की भी भैंस खोल सकते हैं। ऐसे जो विदेशी राज्य का अधिकारी है उसकी भी तो दो हैसियत है, एक उसकी लोक हैसियत है और एक उसकी प्राइवेट कैपेसिटी है। तो जो उसकी प्राइवेट कैपेसिटी है, अगर उसमें कोई वाद कारण उसे उपलब्ध हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या मानेंगे, या तो विदेशी मित्र है या विदेशी शत्रु है। ठीक है, तब वो 83 की व्यवस्थाओं के मुताबिक अपना मुकदमा लाए। लेकिन अगर उसने, यानी विदेशी लोक अधिकारी ने कोई ऐसा काम किया जिसका संबंध उसकी जो पदीय हैसियत है, उसकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी है उससे है, तो फिर 83 लागू नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि वो विदेशी मित्र या शत्रु के बारे में और पब्लिक ऑफिसर के तौर पर उसने कोई काम किया, तो वो 84 के हिसाब से मुकदमा लाएगा। एक बात। और जो विदेशी राज्य का शासक, तो वो विदेशी राज्य का शासक 83 का मुकदमा 83 में नहीं लाएगा, क्योंकि वो शासक, और शासक को हर जगह उन्मुक्तियां हासिल होती हैं। जैसे हमारे यहां है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को हम लोगों ने देखा है 361 था संविधान का अनुच्छेद। राष्ट्रपति किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है, और अगर वो कोई गलत काम करे तो क्या होगा, महाभियोग पर हम लोगों ने बात की है। धारा 61, धारा कह रहे हैं अनुच्छेद 61 महाभियोग पर विस्तार से चर्चा की है। लब्बो लुआब यह था कि ये सोचा नहीं जा सकता कि राष्ट्रपति भी कुछ गलत करेंगे, लेकिन फिर भी उन्मुक्तियां होती हैं, तो विदेशी राज्यों को भी है, विदेशी राज्य के शासकों को भी प्राप्त है। तो उनके खिलाफ, ठीक है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं आएगा विदेशी राज्य के शासकों के खिलाफ। ठीक है, विदेशी राज्य का शासक, अच्छा एक चीज और समझ लें, विदेशी राज्य का लोक अधिकारी उसके खिलाफ, ठीक है ना, हाँ ठीक है, एक चीज खूब समझ रहे हैं, पिछली बात में थोड़ा संशोधन करेंगे कि विदेशी राज्य का शासक या विदेशी राज्य का पब्लिक ऑफिसर, इसके खिलाफ मुकदमा आएगा ही नहीं। जहां जहां हमने कहा, मेरी पहली बात ही ध्यान रखेंगे, इसके खिलाफ मुकदमा नहीं आएगा। इनके खिलाफ मुकदमा लाना है तो इनके देश में जाइए, इनके देश में जाइए, वहीं लाइए। ठीक है, ये मुकदमा ला सकते हैं, ये मुकदमा ला सकते हैं। ठीक है, कहता है नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं।
देखते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं पहले। कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा, परंतु ये तब जबकि वाद का उद्देश्य ऐसे राज्य के शासक में, ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। जबकि ऐसे वाद का उद्देश्य ऐसे राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में, भाई ये देखना पड़ जाएगा। अब रोक देते हैं हम यहीं, ये कल बात करके देखेंगे, ठीक है? कल बात करके यहीं से शुरू करेंगे बात को और कल देखेंगे।